ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कल एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। अब आज मुझे बात करनी है एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि रिलेटेड है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, और वो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। और स्पेसिफिक एंगल से मेरा क्या मतलब है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, इसको मुझे डिस्कस करना है। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक जो मैंने बातें करी हैं उसमें हमारे पास हमने डिफाइन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं एंड और वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। हाउ साइन इज कनेक्टेड विद कॉसेक, टेन इज कनेक्टेड विद साइन कॉस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर दी थी लास्ट क्लास में। अब आगे की बात है कि अगर मैं थीटा की, जैसे सपोज मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइन थीटा इज डिफाइंड फॉर एनी राइट इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सिमिलरली वी हैव डिफाइंड अदर आल्सो। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ऐसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा हो जाता है। बहुत सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकता हूँ फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर एनी एक्विट एंगल। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे जो थीटा है एक्चुअली ये क्या है, लेस देन 90 एंगल होगा। ठीक, और एक्चुअली ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में पुट करूँ तो मुझे कहना चाहिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अभी इन क्लास 10, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड all the trigonometric ratios are defined for acute angles. All the trigonometric ratios are defined for acute angles only. ये हमारी 10th की पूरी स्टोरी है। तो जो थीटा मेरे पास एंगल आ रहा है बार बार डेफिनेशन में, एक्चुअली ये क्या है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा कोई एंगल है। ओके, इसका मतलब क्या है, थीटा एक्विट एंगल है। इट मीन्स एक्विट एंगल। एक्विट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ऐसे एंगल्स को हम लोग एक्विट एंगल्स कहते हैं। तो उसी चीज़ को लिखने का एक प्रॉपर वे मैंने मैथमेटिकल वे में लिख दिया है। थीटा एक्विट एंगल है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि थीटा इज एंगल बिटवीन 0 एंड 90। 0 के इक्वल भी नहीं होगा, 90 के इक्वल भी नहीं होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी रेंज में डिफाइन है मेरे पास, ठीक, जो भी उनकी डेफिनेशन है मैंने बताया है ऑलरेडी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आप मुझे बताओ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, साइन 0, उसके बाद साइन 30 में, फिर साइन 45, साइन 60 और फिर फाइनली साइन 90। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है थीटा एक्विट एंगल है, ये मुझे समझ में आ गया, और 0 और 90 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि 0 अगर हो गया थीटा तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, और अगर यहाँ पे 90 हो जाता तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, ये जो जेन्युइन क्वेश्चन मेरे दिमाग में बनता है बार बार। अब ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स मैंने कहा था, स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, वो पर्टिकुलर एंगल में 0 की 10 डिग्री भी ले सकता था, 20 डिग्री भी ले सकता था, बट हमें वो सब डिस्कस नहीं करना। मैं इसके बीच में भी ले सकता था 50, 55, 51, 52, बट मेरा जो प्राइम मोटो है वो उन सभी के लिए रेशियो निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना नहीं है, बल्कि हम लोग केवल इन्हीं पर्टिकुलर 5 एंगल्स पर वैल्यू निकालना सीखेंगे और हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। यानी कि
अगर थीटा 0 हो गया सपोज तो साइन की वैल्यू क्या होगी, अगर थीटा 30 हो गया तो साइन का रेशियो क्या वैल्यू देगा, 45 हो गया तो क्या, सिमिलरली 60 90। ऐसे ही कॉस के लिए भी यही सारी बातें चलेंगी कि cos 0 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, 45 60 साइन cos 90। इन सब के लिए मैं मतलब जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 से 90 के बीच के एंगल्स के लिए डिफाइंड होते हैं क्लास 10th में। तो मेरे पास जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि सर इन पर्टिकुलर एंगल्स पर इन रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, साइन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कॉस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, टेन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये मेरे दिमाग में बसते हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में इन्हीं सब चीज़ों का आंसर देना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 एंगल पर क्या होगी, 30 एंगल पर क्या होगी, 45 पर क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये 5 पर्टिकुलर एंगल लिखे हैं इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिक एंगल्स, ये मेरे लिए स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बीच के 0 से 30 के बीच में बहुत सारे एंगल बन जाएंगे, 10 12 13 14 15 और 20 भी बनेगा, 25 भी बनेगा, 28 भी बन जाएगा, इन्हीं के बीच में बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। तो इसके लिए भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट हम अभी यहाँ क्लास 9 में ये सब करने नहीं, क्लास 10 में हम ये सब नहीं करने जा रहे हैं कि बताओ इनके लिए क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। हमें केवल इन 5 पर्टिकुलर एंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने इनको नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। हमारे कोर्स में केवल यही 5 एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालना और फिर उनको रिमेंबर करना, उनके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके बाकी कुछ भी नहीं। सबसे मेन पॉइंट है इसको जिससे तुम याद रखोगे। अब मैं आ जाता हूँ मेन अपने मुद्दे पर कि ठीक है सर थीटा क्या है हमारे पास, 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है, ठीक। तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग वैल्यूज की बात कर लें तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज कौन से 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं मैं फिर बता दूं, 5 स्पेसिफिक एंगल्स जिनकी मुझे बात करनी है 10th में। 5 स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 30 45 60 और 90। इसके बाहर मैं किसी भी एंगल पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तुम देखोगे जब भी मेरे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आएगी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल इन 5 एंगल्स पर ही मैं बात करूंगा 10.2 पे। तो इसीलिए मैंने इनको कहा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन द सेंस कि हम लोग अपने सिलेबस में केवल इन्हीं 5 एंगल्स पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे और फिर उनको यूज करना सीखेंगे। इसके बाकी और बाहर की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि तुम और एंगल्स पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हो और उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर मैं डिस्कशन कर लूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ थीटा एक एक्विट एंगल है, तो जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो जेन्युइन सा क्वेश्चन उठता है कि सर 0 पर क्या होगा। 0 तो होगा नहीं थीटा, लेकिन अगर 0 हो गया तो क्या होगा, और अगर 90 हो गया थीटा तो क्या होगा। तो इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड in particular in class 10th, all the trigonometric ratios are defined for a right angle triangle, और उस right angle triangle में भी किसके लिए, एक्विट एंगल के लिए। तो सबसे पहला अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, एंड दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल ABC सपोज, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सपोज ये वो एंगल है थीटा। अब थोड़ा सा सोचो, थीटा क्या है, एंगल क्या होता है, रोटेशन को मेजर करता है, रोटेशन को, या रफली बताऊं तो गैप। अब तुम देखो दिस इज द थीटा, हालांकि गैप कहना एक अच्छा वर्ड नहीं है, बट अगर हम लोग वैसे ऑकवर्ड लैंग्वेज में बात करें तो ये थीटा क्या है, गैप। एंगल जो है गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि भाई इन दोनों के बीच में कितना गैप है। अब थोड़ा सा सोचो, ये एंगल अगर 0 हो जाएगा, अगर थीटा 0 हो गया तो मैं साइन 0 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो भाई, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री। तो 0 और 90 दोनों एक साथ करके दिखाऊंगा मैं, तो फिलहाल 0 पर लिख लेते हैं हम लोग। तो साइन 0, अब थीटा जब 0 होगा तो होगा क्या, ये हमारे पास गैप, ये सपोज एंगल थीटा है मेरे पास। तो जैसे ही एंगल थीटा 0 होगा तो ये वाली जो रे है या ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये जाके कहाँ मैच कर जाएगा, इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। यानी कि जो सी पॉइंट है और बी पॉइंट एक साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। कब? जब थीटा 0 होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना,
अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या है कि ये सी पॉइंट इस बी के साथ मैच कर जाएगा, तभी तो ये गैप 0 हो जाएगा। थीटा क्या है, गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गैप 0 कब होगा, जब ये सी पॉइंट को नीचे लाते लाते बी के पास क्लोज में ले आया। तो अब वैसे तो साइन थीटा होता क्या है, इसको लिख लेता हूं पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है BC और हाइपो मेरे पास कितना है AC। और बहुत ध्यान से सुनना, अगर थीटा 0 हो गया, ठीक है, तो अगर थीटा 0 हो गया, इफ थीटा को अगर मैं 0 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 0। तो साइन 0 का मतलब क्या हो गया कि C और B पॉइंट को इंसाइड कर जाएंगे, तो यानी कि ये BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, BC 0 के इक्वल हो जाएगा और AC AB के इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बहुत ध्यान से समझना कैसे 0 आई, क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा जो गैप है, ये गैप अगर 0 हो गया तो ये वाली लाइन तो इसके साथ मैच कर जाएगी, जैसे कि यहाँ हो रहा है, देखो ये इसके साथ कोइंसाइड कर देगी, तो ऐसे मिल जाएंगी ये दोनों लाइनें। तो अब इसके बीच का गैप कितना है, 0 गैप है, तो परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, तो इसीलिए मैंने BC को 0 कर दिया। अब AC क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, इसलिए AC की जगह पे मैंने AB रख दिया। तो इस तरीके से मेरे पास साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही मैं कॉस के लिए फाइंड कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, कॉस थीटा की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस मेरे पास क्या है, AB है, हाइपो कितना है, AC है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं 0 कर दूं एंगल को, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये गैप 0 हो जाएगा तो BC तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, AC और AB कोइंसाइड कर जाएंगे एंड BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये गैपिंग जो है, ये जो एंगल थीटा है, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे मैच कर जाएंगे, ये मैच कर जाएंगे, तो BC परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, अब ये जो परपेंडिकुलर था ये तो रहा नहीं, और जो AC है वो लाइन किससे कोइंसाइड कर जाएगी, AB से। तो AC और AB क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, इक्वल हो जाएंगे। तो जब cos 0 होगा तो AB और AC इक्वल हो जाएंगे, तो मैं AC की जगह पे AB रख दूंगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो cos 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री एंगल पर साइन रेशियो कितना देगा, 0 देगा, और 0 डिग्री एंगल पर cos रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ऐसे ही मैं सारी बातों को डिफाइन कर सकता हूँ स्लोली, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं कॉसेक पर। एक मैं लास्ट और डिस्कस कर दूं, सब तो हम लोग नहीं करेंगे, एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट, बस खाली समझने की बातें हैं। अब मैं अगर आ जाता हूँ कॉसेक 0 पर, तो कॉसेक 0 की वैल्यू भाई कितनी होगी, तो कॉसेक 0 होगा क्या एक्चुअली पे, 1 अपॉन साइन 0 होगा। बहुत ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं फॉर द सेम एंगल, फॉर द सेम एंगल। तो थीटा एंगल पर जो साइन की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पर कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि कॉसेक 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उसका उल्टा होगा। अब साइन 0 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो ये आ जाएगी 1/0। अब मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना। हम जब भी किसी नंबर को या किसी भी चीज को, सब किसी क्वांटिटी को मैथ्स में जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं, इन मैथ्स समथिंग, कुछ भी चीज हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या कोई क्वांटिटी क्यों ना हो, जब उसको आप 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। नॉट डिफाइंड मतलब हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा। नॉट डिफाइंड का सिंबल क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि ये जो इस तरीके का 8 तुम देख रहे हो, ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है। और नॉट डिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता कि अगर मैं इस क्वांटिटी को या 1 को, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, समथिंग, मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड को हम या तो नॉट डिफाइंड लिख लें यहाँ पर, या फिर ये सिंबल बना दें। तो मैं सिंपल ये सिंबल बना दे रहा हूँ, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो नॉट डिफाइंड, या इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे सिंबल भी बना सकता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखना, मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो इसका मतलब होगा कि आप उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर साइन 0, cos 0, cosec 0। ऐसे ही आप थोड़ा सा सोचो,
अगर तुम्हें tan 0 निकालना है, जहाँ sin cos आ गए तो बाकी के सारे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब cot 0 क्या होगा, सॉरी tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0, तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात को भी ध्यान से रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों बातें अच्छे से समझनी है तुम्हें, ठीक। 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट भी बोलते हैं, सिंबल का नाम होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, कुछ भी बोलो। ये तीन वर्ड हैं, तीनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट या ये वाला सिंबल, ठीक, एक ही बात है। तो जहाँ साइन कॉस आ गए 0 के लिए, तो वैसे ही मैं सेक, कॉसेक, टेन, कॉट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 एंगल के लिए इजीली फाइंड कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और ये है भी बहुत सिंपल। अब मैं अगर आगे बात करूँ तो मुझे अब 90 वाले एंगल पर बात करनी चाहिए। तो ये तो 0 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, 0 और 90 के लिए अभी निकाल रहा हूँ, 30, 45, 60 के लिए बताऊँगा। तो फिर बाद में हम लोग फाइनली एक टेबल भी बना लेंगे जिससे हमें याद रहेगा। तो अब 90 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं 90 के लिए बात करूँ तो 90 के लिए क्या बनेगा, अगेन साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक। तो अगर थीटा मेरे पास 90 हो जाएगा, बहुत ध्यान से, थीटा अगर मेरे पास 90 हो जाएगा, अब थीटा यानी कि ये गैप, ये थीटा था, अब जब ये 90 हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी कि ये AC वाली लाइन क्या हो जाएगी, AB के परपेंडिकुलर हो जाएगी। AC वाली लाइन क्या हो जाएगी, AB के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको पहले लिख लूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर था मेरा इस डायग्राम में BC और हाइपो मेरे पास है AC। तो इसके बाद होगा क्या, अब मुझे इस पर लगाना है 90। तो जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो ये लाइन खिसक करके कहाँ आएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो AC और BC है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगे, AC, अब उसको थोड़ा सा रोटेट कराना सीखो, ऐसे करके करते 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 तुम ले आओगे, ऐसे बन जाएगा। तो BC तो है ही है, और BC और AC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाएगा, जैसे ये था। और एक और मैं ले लेता हूँ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है मेरे पास, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। ये मेरे पास एक्चुअल डायग्राम था, और इसको समझने की बात है, बाकी तो ये सिंपल है। ये मेरे पास था इस तरीके से, ठीक। अब होगा क्या, जब ये 90 हो जाएगा तो ये घूमेगा कैसे, ऐसे चला जाएगा, और ये लाइन ऐसे है, और ये ऐसे रहेगा। ये परपेंडिकुलर था, और ये AC जो है रोटेट होकर जब ये 90 बनाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, और ये था। तो अब ये दोनों साइडें कैसे इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया। तो इसीलिए जब थीटा 90 होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपरली, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा 90 होते ही AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात अब याद लगाते हैं, और इसको साइन 90 में रखते हैं। साइन 90 मेरे पास था BC, तो AC की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, BC रख लूंगा, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू याद रखते रहना, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई पूछता है कि साइन 90 1 क्यों होता है, तो यू कैन एक्सप्लेन व्हाई साइन 90 इज 1। ऐसे ही मैं अगर cos 90 की बात करूं तो cos थीटा की जो मेरी डेफिनेशन होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस मेरे पास था भाई AB, और हाइपो मेरे पास है AC, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब थीटा 90 होगा तो एक तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि AB कितना होगा, AB कितना हो जाएगा। तो cos 90 साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो cos 90 के लिए थोड़ा सा सोचो आप, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो पॉइंट रहेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और AB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। सो थीटा 90 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू 0 हो जाने की वजह से 90 पर BC की वैल्यू कितनी है, BC कहाँ गया मेरा, ये है, सॉरी AB 0 होगा। तो अब AB 0 हो गया, तो ये 0 अपॉन AC तो AC ही रहेगा,
तो फाइनली कितना आ गया 0। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब थीटा 90 होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो आपके पास ये वाली साइड AC और BC के इक्वल हो जाएगा और AB रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला पहुंच करके यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 0 हो गई। अब मैं सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया दो आ गए तो tan 90 होता क्या है एक्चुअली पे, मैं बाकी सब नहीं बता रहा हूँ, इसी लॉजिक से हम लोग कर लेंगे, बस जरूरी नहीं है कि सब सीखें हम लोग। sin 90 अपॉन cos 90, ये बेसिक डेफिनेशन पे आया थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 90 कितना है 1 है, cos 90 की वैल्यू मैंने अभी बताई 0, तो ये कितना आ गया नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसीलिए tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई नॉट डिफाइंड आ गई। इसी तरीके से हम लोग बाकी और वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, तुम लोग खुद से कोशिश करना, मैं सारी नहीं बताऊंगा कि सर cosec 90 क्या होगा, sec 90 क्या होगा, cot 90 क्या होगा, ये सारे के सारे इसी लॉजिक से और रेसिप्रोकल वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात थी भाई कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 एंड 90। अब अगर मैं 30 और 60 की बात करूं तो मैं लास्ट 45 पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट 30 और 60 वाला एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों ही पूछे गए हैं एग्जाम में। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री, ये एग्जाम में पूछा गया था 2009 में और 2011 में कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ किस एंगल पर 30 डिग्री पर, ठीक। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा प्रॉपर करना चाहें तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब मैं इस पर चलता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो मैं यहाँ कर रहा था अभी तक, ये सब सिंपल सी पॉइंट है, बट जो अब मैं 30 का और 60 का भी एग्जाम में पूछा गया है, दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं 30 भी और 60 भी। तो आओ इसको समझते हैं कि हम लोग sin 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। उनकी वैल्यूज क्या होती हैं तुम्हें ये याद रखना है कि sin 0 कितना होगा, cos 0 कितना होगा, tan 0 कितना होगा, और ऐसे ही sin 90, cos 90, tan 90, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। और अब मैं आ जाता हूँ 30 और 60 को, 45 पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई sin 30 कितना होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। जहाँ ये दोनों मुझे पता चल गए तो बाकी तो मैं निकाल ही लूँगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि cosec क्या होगा इसका होगा रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल होगा, और इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो tan आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो cot आ जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि हाउ टू फाइंड द sin एंड cos वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर और फॉर ए स्पेसिफिक एंगल। अगर वो आ गए तो बाकी सारे तो आपस में कोरिलेटेड होते हैं, वो तो बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अपने आप। तो इसको करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि मैं 2 बार बता रहा हूँ, उसके बाद भी पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका थोड़ा सा जो वैल्यू फाइंड करने का तरीका है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, वो थोड़ा सा हट करके है, और कहीं भी तुम्हें इसे समझना होगा। जो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन बेसिक प्रॉपर्टीज से निकल के ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तुम कहोगे सर अभी आपने बोला कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम जो है राइट एंगल पर निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। अभी इसको भी मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ऐसे 60 के लिए भी मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। अब अगर तुम्हें सही से याद हो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एक्चुअली पर उसकी कुछ खास बातें होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये होती हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब भाई ये इक्विलेटरल है तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंसीडर ट्रायंगल ABC एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने कहा कि भाई आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लो विच इज ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल with each side small a, ठीक। तो यानी कि ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है, और ऐसे ही मेरे पास
ये वाली साइड भी ए आ जाएगी। तो तीनों की दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो ये तीनों साइड्स ए आ जाएगी। ए ले ली मैंने क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरी बात ये होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 60, ये भी 60 और ऊपर वाला भी 60। उसको मैं चलो बना देता हूँ। ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया। ये सब बेसिक बातें हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। In an equilateral triangle is a triangle in which each side is equal and each angle is of 60 degree। ये ट्रायंगल की बेसिक बात होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं और इसीलिए उसके तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट होता है, शायद ये तुम्हें ना पता हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, ये जो मीडियन जो मैंने बनाई है ग्रीन कलर से ए, एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, मीडियन यानी कि जो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से पास होती है और उनको एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। कहाँ? यहाँ पर। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है एक्चुअली पे ठीक है। तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ उस पॉइंट को लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए और शायद पता भी ना हो। तो यहाँ पे क्या आएगा वो पॉइंट, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिना इस पॉइंट के तुम्हें ये समझ में भी नहीं आएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, in an equilateral triangle, AD is the bisector of angle A. AD is bisector of angle A, and D is midpoint of BC, and D is midpoint of BC, and D is midpoint of BC. Also D is 90 डिग्री। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है एक्चुअली ये किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, यानी कि जो किसी ट्राइंगल, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये लाइन होती है AD, ये क्या करती है, एक तो ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो गया, ये एंगल तुम्हारा बन गया 30, ये भी तुम्हारा बन गया 30। ठीक, और यहाँ पे मैंने 90 बनाया हुआ है क्योंकि AD क्या है, 90 भी होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और साथ साथ में ये D क्या है, BC का मिड पॉइंट हो गया। तो D अगर BC का मिड पॉइंट है तो यानी कि ये टोटल A है, तो ये वाली लेंथ A/2, ये वाली लेंथ भी A/2 हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना है इस डेफिनेशन को, बिना इसके ये कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। सो नाउ ठीक है, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको एक और तरीके से भी हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो लाइन होती है इसको मीडियन कहते हैं प्रॉपर वे में। तो मीडियन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसी चीज को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वही एक्चुअली में क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मैंने बताया भी था तुम्हें कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन एक अलग चीज है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है। तो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दो अलग अलग टर्म होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल रहा तो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं। यानी कि मीडियन क्या होती है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड बाइसेक्ट द एंगल। इस एंगल को, जिस वर्टेक्स से पास होगी उस वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, उस लाइन को बोलते हैं ट्रायंगल की मीडियन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो ए से आई लाइन और इसने अपोजिट साइड, ए के अपोजिट कौन है, BC, इसको जाके बाइसेक्ट कर दिया, तुम देख रहे हो ये, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा, इसलिए ये एंगल 90 हो गया। तो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगे। ऐसे किसी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है, तो 3 मीडियन होती है, 3 बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं किसमें, किसी भी ट्रायंगल। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है, यानी कि मीडियन, वैसे जनरल वे में अगर देखें तो मीडियन रहेगी कुछ इस तरीके की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा कुछ इस तरीके का, मे बी थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। तो जनरली ट्रायंगल, अगर कोई भी जनरल ट्रायंगल है तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट इक्विलैटरल के केस में क्या कर जाते हैं, दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, दोनों मैच कर जाते हैं, इसीलिए ये दो प्रॉपर्टी जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है काफी। तो एडी क्या है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है इसलिए एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एडी मीडियन भी है। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो तुमने देख लिया होगा कि ट्रायंगल एडीबी या ट्रायंगल एबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब तो सारी चीजें बहुत आसान हो गई इसमें, जैसे ही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना तो अब मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूं। सो नाउ triangle ABD is a right angle triangle, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्यों ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस चलेगी, तो AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको रखते जाए वैल्यू, AB कितना है, A स्क्वायर इक्वल टू BD इज व्हाट, A/2 स्क्वायर एंड प्लस AD स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास फाइनली, इसको मैं सॉल्व करूंगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। सो यू गेट 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। सो मेरे पास क्या बन जाएगा, AD की जो लेंथ आएगी मेरे पास वो कितनी होगी, AD कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट है 2 है पावर, एक अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट 3/2 A इंटू रूट 3/2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई इसकी लेंथ कितनी आ गई, A रूट 3/2। तो ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, या ये कह दो द लेंथ ऑफ द मीडियन, या ये कह दो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये बात याद भी रखनी है तुम्हें, ये हमेशा काम आती है, आगे जब ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तब भी ये बहुत काम का है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर उसकी साइडें ए हैं तो उसकी लेंथ ऑफ द मीडियन क्या होती है, A√3/2 होती है। इसको दिमाग में बिल्कुल सही से सेट कर लो और ये आगे बहुत काम आएगा आगे आने वाली क्लासेस में भी, कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ द मीडियन इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, A√3/2। और कैसे होती है ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब इस जो छोटा ट्रायंगल मेरे पास ABD है, अब तुम्हें इसमें सारे के सारे एंगल्स, सारी की सारी वैल्यूज निकल आएंगी। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं देखता हूं, अब एक अलग से छोटा ट्रायंगल ले लो, इस ABD को अलग से ले लेता हूं मैं, ये D है, ये B है, ये लेंथ A/2 है, ये लेंथ A है और ये वाली लेंथ A√3/2 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है। अब सारे रेशियो आ जाएंगे, तो sin 30 क्या हो जाएगा भाई, अब sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, A/2, और इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपो कितना है A, तो वैल्यू कितनी आ गई sin 30 की 1/2। सो दिस इज हाउ वी गेट sin 30 इज इक्वल टू 1/2। कोई तुमसे पूछेगा कि sin 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही cos 30 फटाफट से बेस अपॉन हाइपो, तो जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो A√3/2 एंड डिवाइडेड बाय हाइपो विच इज A, तो कितनी आ गई √3/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली तुम सारे के सारे निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 30, चलो यहाँ 60 एक साथ बता देता हूं, तो अगर मैं sin 60 की बात करता हूं तो sin 60 की डेफिनेशन हो जाएगी P/H। अब ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो विच इज दिस √3/2। सिमिलरली मैं आगे के भी सारे एंगल निकाल सकता हूं, cos 60, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा tan 60, cosec वगैरह वगैरह। अब इसमें सारी चीजें मेरे पास इन्वॉल्व हो गई, कोई भी चीज है जो छोटी भी नहीं है, तो सारे के सारे मैं इस तरीके से
बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड कर सकता हूँ। ऐसे ही 45 के लिए मैं नहीं फाइंड कर रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, सो लेट्स लीव दैट। अगर तुम चाहो तो खुद से कर लेना, अगर नहीं मर्जी है तो मत करना, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जल्दी से, फाइनली वो टेबल बना लें और फिर कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको निकालना सीख लेना। 30 और 60 के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार, तो इसको सीख लेना। 45 कोई जरूरी नहीं है, 0, 90 भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर बेटर कॉन्सेप्ट मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं जल्दी से, हम लोग अगर आगे बात करते हैं, ये तो था भाई, मैंने बोला ना कि मैं 45 पर बात नहीं करूँगा, तुम चाहो तो बुक से कर सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, छोड़ देना उसको, कोई जरूरत नहीं, बट 30, 60 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और यहाँ पे मेरे पास आ गया एंगल्स, ठीक, ये मेरे पास आ गया थीटा, ये रहा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ऐसे लिख लो, ये थीटा की वैल्यूज हैं और थीटा की वही स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से, 0, 30, 45 और 60 और 90, ये 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर आ गए और वर्टिकली और उधर हॉरिजेंटली मेरे पास क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स आ गए। तो अभी मैंने बताया साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 देख लो टेबल में निकाला हुआ है, ये मैंने नहीं फाइंड किया तो इसलिए तुम्हें याद करना है, ये हमने सीखा नहीं है कि कैसे आ रहा है, इसीलिए इसको याद तो सारे ही रख लें, बट ये क्योंकि मैंने बता दिए तो शायद एक बात को टच करना थोड़ा आसान होगा कॉन्सेप्ट को। और साइन 91, अब आ जाते हैं कॉस 0, 1 बताया था मैंने, और ये मैंने निकाला हुआ है कॉस 30 √3/2, और ये सेम रहता है, इतना ही रहेगा, और ये भी मैंने बता दिया 1/2, ये 0। तो ये तो मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई वैल्यूज हैं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बेसिक तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो इसके लिए क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे, साइन 45 भी इतना ही होगा, कॉस 45 भी इतना ही होगा, और ये 0 है, ये 1 है, इन दोनों को मैं याद करने की ट्रिक तुम्हें बता दूं, ये पूरे 2 याद कर लो, बाकी के ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। तो साइन 0 कितना होता है, 0, ये और ये वैल्यू मैच करेगी, देखो ये और ये मैच करेगी, ये और ये मैच करेगी, ये और ये मैच करेगी, और ये फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स रहेगा, ये आपस में इस लाइन इस कॉलम के अबाउट दोनों मैच कर जाएंगे, तो इसका 0 यहाँ 0 हो जाएगा, इसका 1 इसका यहाँ 1, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मतलब क्रॉस वे में दोनों इक्वल होते हैं। क्रॉस वे में कैसे, ये और ये और ये इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का शॉर्ट वे है और तुम्हें इसको याद भी करना चाहिए। अब आ जाते हैं 10 की वैल्यू मैंने क्या कहा था, 10 होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 0, और यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3, ये दोनों सेम है तो डिवाइड होकर 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, और ये 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ये मैंने बताया भी था, नॉट डिफाइंड। और कॉसेक क्या हो जाता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन की वैल्यू कितनी है, जब 0 पर साइन 0, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइटली लो। चलो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, इन दोनों का, तो ये दोनों निकल जाएंगे और ये दोनों निकल जाएंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे कॉट आ जाएगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, इन सभी वैल्यूज के रेसिप्रोकल निकाल दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका उल्टा आ जाएगा √2, और इसका उल्टा आ जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। और उसके बाद 10 का कॉट क्या होता है, हालांकि कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और इसका रेसिप्रोकल √3, और इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और अब हाँ एक और बात, जैसे 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो ऐसे ही 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दो बातें याद रखिएगा बस, और इसीलिए 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 बातें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक, टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 3 बातें अच्छे से याद रखना। इसके अलावा 2 और दूसरे क्या है, टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, कॉट क्या होता है, कॉस और साइन का रेशियो होता है। तो 5 मिला के ये टोटल हमारे पास रेशियो वाले रिलेशन है जिन्हें हमें डिस्कस करना है।
अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको अपने लोग इस टेबल को नोट कर लो। बाकी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर इसको डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।